सारा डाटा मैंने लिया हैरिसन 20th एडिशन से, पेज नंबर 272 है ना, जीआई ब्लीड। कुछ डाटा मैंने बेली एंड लव सर्जिकल बुक से लिया हुआ, ठीक है। तो देखो जीआई ब्लीड जब भी होगी, तुम खुद इमेजिन करो, जीआई सिस्टम इमेजिन करो, ऊपर से नीचे ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, एनस तक, ठीक है। तो तुम इमेजिन करो कि जीआई में ब्लीड हो रहा है तो वो कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर से लेकर नीचे। तो हमने क्या किया कि इसको दो में डिमार्क कर दिया कि अपर जीआई ब्लीड एंड लोअर जीआई ब्लीड, ऐसे दो डिमार्केशन ले ली कि ठीक है अपर होगा लोअर होगा, लेकिन किसके बाद लोअर होगा किसके ऊपर अपर होगा, है ना, वो चीज डिफाइन करना एक चैलेंज था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक चीज ली कि चलो ऐसा करते हैं कि ड्यूडनम ऐसे जा रहा है, ये ड्यूडनम आया और यहाँ पे जेजनम शुरू होता है, यहाँ पे जेजनम शुरू होता है ऐसे, तो ड्यूडनो जेजनल फ्लेक्सर बनता है एक, ठीक है। तो उस पॉइंट को उन्होंने डिमार्केशन पॉइंट लिया और उसके माना जाता है कि उसमें क्या चिपकता है, एक लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स चिपकता है, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स भी चिपकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या माना गया कि हाँ ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा डिमार्केशन रहेगा कि इसके नीचे कुछ भी होगा दैट विल बी नोन एज लोअर जीआई ब्लीड एंड इसके ऊपर कुछ भी होगा दैट विल बी नोन एज अपर जीआई ब्लीड। तो देखो लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स होता है जो कि राइट क्रस ऑफ डायफ्राम से ओरिजिनेट करता है। कहां से ओरिजिनेट करता है? राइट क्रस ऑफ डायफ्राम से, ठीक है। एंड वो कहां पे चिपकता है? ड्यूडनोजेजनल फ्लेक्सर, जो मैंने बोला, ठीक है, ये यहां पे चिपकता है और इससे नीचे कुछ भी आएगा दैट इज नोन एज लोअर जीआई, इससे ऊपर कुछ भी आएगा तो अपर जी। तो इतना क्लियर हो गया तुम्हें, तुम एक कदम आगे निकल चुके हो सबसे, तुम इतना बता सकते हो कि अपर जीआई किसको बोलते हैं, लोअर जी। अब देखो सपोज किसी को अपर जीआई ब्लीड हो रहा है, जस्ट इमेजिन अपर जीआई ब्लीड हो रहा है, तो वो कहां कहां ब्लीड हो रहा है तुम देखो, ये ड्यूडनम, उससे ऊपर क्या आता है, स्टमक आता है, उससे ऊपर क्या आता है, ईसोफेगस। ये तीन ही चीजें, ठीक है, जहां से अपर जीआई ब्लीड हो सकता है। तो तुम खुद सोचो, अब यहाँ पे ब्लीड है तो ऑब्वियसली वो पेशेंट कैसे आएगा तुम्हारे पास, वो वॉमिटिंग से आएगा, खून की उल्टी से आएगा, हिमेटोमेसिस बोलते हैं जिसको। एमेसिस मतलब क्या है? एमेसिस मतलब उल्टी होती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, है ना, कि प्रेगनेंसी में जो उल्टियां चल रही हैं दैट इज नोन है, जहां पे एमेसिस है, एंटी एमेटिक ड्रग। एमेटिक मतलब क्या है? उल्टी, ठीक है। तो हिमेटोमेसिस इसका मतलब क्या है? उल्टी होना, खून की, हिमेट, ठीक है। दूसरा सिम्टम जो होगा, तुम खुद सोचो, जब भी खून स्टमक में जाएगा वो पच जाएगा, ठीक है। खून जब डाइजेस्ट हो जाएगा वो ऑब्वियसली वो रेड कलर का थोड़ा रहेगा, फिर डाइजेस्टेड जो ब्लड होगा वो ब्लैक कलर हो जाता है, टारी हो जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो जो स्टूल का कलर देगा वो भी नीचे जाके क्या देगा? ब्लैक कलर देगा, ठीक है। तो ब्लैक कलर स्टूल इज नोन एज मिलेना, ठीक है। तो दो चीजें हमने देखी कि अपर जीआई में ब्लीड होगी जब भी, तो दो सिम्टम आएंगे भाइयों। देखो, पहला खून की उल्टी, हिमेटोमेसिस। दूसरी चीज ब्लैक कलर्ड स्टूल। अब सुनो, ये हो गया अपर जी, ये देखो पूरा जीआई सिस्टम है, इमेजिन कर रहे हो, है ना। अब इसमें अपर जीआई कहां पे डिमार्क करके बताओ, तो यहाँ पे लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स चिपकता है, इससे ऊपर जो भी है वो अपर जीआई ब्लीड है। और वो कैसे प्रेजेंट करेगा? वो इन दो सिम्टम से प्रेजेंट करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं लोअर जीआई में। लोअर जीआई में देखो, कुछ भी चीज अगर यहाँ पे गड़बड़ होगी तो वो ऑब्वियसली वो एसिड से नहीं, एसिड के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही, ठीक है। वो एचसीएल कहां पे था? एचसीएल तो यहाँ पे था, तो वो खून को काला कर रहा था डाइजेस्ट करके, बट यहाँ पे तो कुछ भी एचसीएल नहीं है ना। तो वो क्या होगा? फ्रेश ब्लड आएगा। जब वो यहाँ से या फिर यहाँ पे ब्लीड हो रही है तो यहाँ पे जो आएगा वो फ्रेश ब्लड आएगा, ऐसे यहाँ पे खून फ्रेश होगा। तो पेशेंट से हमेशा पूछना, भाई खून कैसा आ रहा है आपको? काला आ रहा है, मिलेना। अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड, दैट इज नोन एज हिमेटोचीजिया या हिमेटोकीजिया, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी तुम्हें सही लग रहा है। तो लोअर जीआई ब्लीड ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट्स विद हिमेटोकीजिया, ठीक है। तो ये दो चीजें पता लगी, कैसे अपर और लोअर को डिफाइन करने। भाई यही क्लिनिकल स्किल्स हैं जो तुम्हें अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को पकड़ते हैं, देखते हैं कि अपर जीआई में क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कि अपर जीआई में ब्लीड हो रहा है इस पार्ट में, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि अपर जीआई ब्लीड हो रही, ठीक है। तो एक तो हो गया कि ईसोफेगस में कुछ चीज होगी, एक हो गया स्टमक में कोई चीज हो रही है, एक हो रहा है ड्यूडेनम में कोई चीज, ये तीन ही चीज होंगी, ठीक है। अब चलो देखते चलते हैं। तो अपर जीआई ब्लीड में आते हैं, तो यहां पे कुछ तुम्हें दिख रहा है, तो मैं तुम्हें एक बार पहले जर्नल आइडिया देता हूं। देखो, अपर जीआई ब्लीड एंड दिस इज लोअर जीआई ब्लीड, ठीक है। तो दोनों में क्या है, कुछ नाम गिनाता हूं, बस एक बार सुनते चलना। ईसोफेजियल वेरेसिस, ये दिख रहा है तुम्हें, वेन्स जो यहाँ पे डायलेटेड वेन्स हो गई हैं, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल वेरेसिस। अब ये कैसे बनती है, क्यों बनती है, वो हम डिस्कस करेंगे। पोर्टल हाइपोटेंशन एक चीज होती है जिसकी वजह से ईसोफेजियल वेरेसिस होती हैं। अगर वो पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है
उसका ग्रेडियंट होता है ना, हिपैटोपोर्टल ग्रेडियंट जो होता है, अगर वो मोर देन 12 हो जाए mmHg, तो पोर्टल यहाँ पे क्या बन जाता है, इसोफेजियल वेरिसिस बन जाती है। और इसोफेजियल वेरिसिस बहुत नाजुक वेसल्स होती हैं, ये रप्चर करके ब्लीड कर सकती हैं और ये ब्लीडिंग इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकती है, दैट इज नोन एज इसोफेजियल वेरिसिस। दूसरी चीज क्या हो सकती है, कोई जो ज्यादा दारू पी रहा है उसमें ये सब म्यूकोसल टेयर हो सकता है। सब म्यूकोसल समझ रहे हो, मतलब ये अगर थिकनिंग है, ये अगर इसोफेगस है तो उसमें यहाँ पे हल्का सा एक कट आ गया, इसमें क्या आ गया, कट आ गया, वॉल में क्या आ गया, कट आ गया, सब म्यूकोसल कट, इसको बोलते हैं मेलोरिविस टेयर। सुनते रहना भाई, मैं तुम्हें प्राइम कर रहा हूँ, ये सब चीजें बताऊंगा। एक हो गया कि भाई इतनी रैचिंग हुई, मतलब कई लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, तुमने देखा होगा कई लोग इतनी दारू पीते हैं फिर वो उल्टियां मार रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंगओवर हो रहा है। इसको हैंगओवर हो रहा है, असल में उल्टियां मार रहा है और बहुत फोर्सफुली अगर कोई उल्टी मारे, या कोई भी कॉज हो सकता है, अगर फोर्सफुली कोई उल्टी कर रहा है या फोर्सफुली कोई कफ भी कर रहा है ना, बाई चांस क्या हो सकता है, वहां पे इसोफेजियल टेयर हो सकता है। सपोज उसको भयंकर ही उल्टी आ रही है और वो इतना भयंकर टेयर हुआ कि वो, पहले मैंने क्या बोला, सिर्फ कट हुआ, पर वो आर पार हो गया भाई, इसोफेगस कट ही गया, फट गया पूरा, एक तरफ फट गया, दैट इज नोन एज बोरहॉफ सिंड्रोम। बोरहॉफ सिंड्रोम डेंजरस कंडीशन है और मेलोरिविस थोड़ा उससे मीडियम कट। बोरहॉफ सिंड्रोम क्या होगा, पूरा ट्रांसम्यूरल कट होगा, पूरा आर पार, पर मेलोरिविस में क्या होगा, एक सबम्यूकोसल टेयर होगा। नीचे आते हैं, इसोफेगस में इतना ही है, नीचे आते हैं तो ये क्या है, बहुत कॉमन भाई, ये हर जगह तुम देखते हो, क्या है ये, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। यहाँ पे क्या गैस्ट्रिक, अब देखो पेप्टिक अल्सर जो है एक वेग टर्म है, बड़ी टर्म है। पेप्टिक अल्सर में दो चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है गैस्ट्रिक अल्सर, फिर दूसरा आता है अपना ड्यूडेनल अल्सर, ये दो चीज आती है। तो देखो पेप्टिक अल्सर में एक तो हो गया गैस्ट्रिक अल्सर, एक हो गया ड्यूडेनल अल्सर। देखो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या डिमार्केशन फीचर। अब लोअर जीआई में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। अपर जीआई खत्म है ना, मैंने बताया तीन ही चीज होती है, लोअर जीआई में देखते हैं। लोअर जीआई में तुम ये देख रहे हो, कई बार क्या होता है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग बन जाते हैं, एंजियोडिस्प्लेजिया बोलते हैं जिसमें, है ना, कि कुछ माल फॉर्मेशन हो गया, है ना, वेनस का, आर्टरी का, जिसकी वजह से एक पिन पॉइंट ब्लीडिंग होते रहती है, जिसको हमने बोल दिया एंजियोडिस्प्लेजिया। तो एक ये कॉज हो सकता है। तुम देख रहे हो ये जो इलियम है ये कहाँ घुस गई, देखो नॉर्मल इलियम कैसी थी, नॉर्मल ये सीकम है, ये इलियम है, सीकम ऐसी है, इलियम ऐसी है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में देखो तो सीकम ऐसी है, इलियम अंदर घुस गई है, इसको बोलते हैं इंटू सुसेप्शन। क्या बोलते हैं, इंटू सुसेप्शन। ये बच्चों में मिलती है ज्यादातर, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, ज्यादा अभी नहीं, अभी बस प्राइम करूंगा मैं तुम्हें, देखते चलना भाई, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा ना बढ़िया। देखो और इसके 2 फीट दूर, यानी इलियोसिकल जंक्शन के 2 फीट दूर एक डायवर्टिकुला बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें, एक ऐसा डायवर्टिकुला जो कि एक ट्रू डायवर्टिकुला होता है, जिसको हम बोलते हैं मिकल्स डायवर्टिकुलम। इट इज अ रेमिनेंट ऑफ वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट। वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो होती है वहां से हमारे इलियम से अम्बिलिकस में चिपक रही होती है, बट धीरे धीरे क्या होता है वो डीजनरेट हो जाती है। बट कई कंडीशन में ये डीजनरेट हो नहीं पाती, तो ये रह जाती है इधर, है ना, तो देन इट इज नोन एज रेमिनेंट ऑफ वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट विच इज नोन एज मिकल्स डायवर्टिकुलम। ठीक, अब देखो यहां पे दिख रहा है तुम्हें, ये क्या पूरा इन्फ्लेम्ड हो चुका है, लगातार चल रहा है, तो ये क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। देखो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक टर्म पढ़ेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, उसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है क्रोन्स डिजीज, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज जो होती है वो क्या होता है कि यहाँ पे डैमेज होगा, फिर यहाँ पे डैमेज होगा, फिर यहाँ पे डैमेज होगा, फिर यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं स्किप लीजन। एक छोड़ रही दूसरा, है ना, स्किप लीजन होते हैं। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में लगातार यहां से शुरू हुआ तो एंड तक, और 100% देखा गया, ऐसी चीज बताऊं मजा आ जाएगा। देखो 100% देखा गया कि रेक्टम इन्वॉल्व होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। मैंने तो हर केस में देखा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जब भी होगा रेक्टम इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। और जब क्रोन्स डिजीज होता है वो ज्यादातर इलियम वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ज्यादा रहता है। तो माइंड में एक डिमार्केशन बना लो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यहां पे होता है और क्रोन्स डिजीज यहां पे होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक कंटिन्यूअस लीजन जैसे प्रेजेंट करेगा, क्रोन्स डिजीज होते हैं स्किप लीजन जैसा प्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये दिख रहा है एक प्रोजेक्शन जैसा है, ये है डाइवर्टिकुलोसिस। क्या है, डाइवर्टिकुलोसिस। आगे देखेंगे इसके बारे में, इतना ही समझते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो ये वेन्स जो होती हैं, जो रेक्टम में वेन्स होती हैं वो स्वेलअप हो गई है। क्या होगी, स्वेलअप हो गई है, जिसकी वजह से ये बाहर भी आ जाती है, जो बहुत कॉमन है, ठीक है। तुम्हें पता है क्या चीज है ये है हेमोरॉइड्स। इसको क्या बोलते हैं, पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखें। फिर क्या होता है, यहाँ पे फिशर, यहाँ पे स्किन होती है। देखो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, पेक्टिनेट लाइन होती है, एक पेक्टिनेट लाइन। अब देखो पेक्टिनेट लाइन के कुछ भी ऊपर हो ना,
वो पेनलेस होता है, ठीक है। अगर हेमोरॉइड्स यहाँ पे है ना तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स, की पेक्टिनल लाइन ऊपर है, उसके ऊपर से आ रहा है वो इंटरनल हेमोरॉइड्स, ठीक है। पेक्टिनल लाइन के कुछ भी नीचे होगा, कुछ भी नीचे होगा, यहाँ पे होगा, तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा, क्योंकि वो एनएस के पास है। तो एक्सटर्नल से बाहर आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स पेनफुल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है। पेक्टिनल लाइन के कुछ भी नीचे हो रहा है ना, तो वो वहां पे क्या होता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई दे रहा है। सोमैटिक जो मतलब उसको कुछ भी करोगे उसमें पेन होगी, टच करोगे पेन होगी, ठीक है। लेकिन ऊपर जो होता है विसरल सप्लाई होती है, तो वो पेनफुल नहीं होते। तो इंटरनल हेमोरॉइड्स आर पेनलेस, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स आर पेनफुल, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हारे फिशर यहाँ पे है तो वो ऑब्वियसली सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ रहा है, तो उसमें टच करोगे तो पेशेंट लात मार देता है, ठीक है। तुम कभी डीआरई करो, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करो, किसी को फिशर है, एनल फिशर है, ठीक है, तो कर ही नहीं पाओगे, वो लात मार देगा तुम्हें। जब तुम डिजिटल रेक्टल, मैंने तो किया भाई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, एनल फिशर पूछ लो पहले, ये एनल फिशर तो नहीं है तुम्हें। एनल फिशर अगर होगा तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन मत ही करो भाई, है ना, वो लात मारेगा। हाँ, हेमोरॉइड्स में है तो तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल हेमोरॉइड्स भी होते हैं और ज्यादातर इंटरनल ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक एक आइडिया लिया। अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, डीप घुसते हैं, तो मजा आने वाला है। देखो जुड़े रहना, बस बोर नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहला है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड, दैट इज पेप्टिक अल्सर। क्या बोला मैंने? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीड दैट इज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, एक होता है ड्यूडेनल अल्सर, जो मैंने बताया। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब यहाँ पे, ड्यूडेनल अल्सर मतलब यहाँ पे। गैस्ट्रिक अल्सर जब भी होगा तो हमने पढ़ा है कि गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, जब भी पेशेंट खाना खाएगा तो HCl सिक्रीट होगा। जब भी खाना अंदर आता है तो क्या होता है, HCl सिक्रीट होना शुरू होता है उसको, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो HCl इसमें टकराएगा, इस अल्सर में। अल्सर क्या है? अल्सर मतलब गड्ढा होता है, छेद कर दिया किसी ने, ठीक है। तो इरोजिव अल्सर भी हो सकता है, नॉन इरोजिव। देखो मैं बताता हूँ, जो हम मेडिकेशन यूज करते हैं कुछ जैसे एनासिड्स, वो इरोजिव अल्सर करती है, मतलब वो छेद कर देगी, ठीक है। H. पाइलोरी को माना जाता है वो नॉन इरोजिव अल्सर करती है। ये दिमाग में रखना है रख लो, नहीं रखना मत रखो। पर अल्टीमेटली क्या चीज है कि अल्सर मतलब छेद। अब उसमें एसिड लगेगा, है ना। अल्सर में म्यूकोसा लेयर हट चुकी है, जो म्यूकस लेयर जो है वो हट चुकी है। अब उसमें एसिड लगेगा तो जलन करेगा। तो जब भी खाना खाएगा बंदा तो एसिड ज्यादा बनेगा, उसको जलन होगी। जब भी खाना खाएगा उसको जलन हो रही है, दैट इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर में ऐसा नहीं है। ड्यूडेनल अल्सर में है कि जब वो खाना नहीं खाएगा तब उसको पेन होगी। तो वो ज्यादातर हम बोलते हैं हंगर पेन्स। क्या बोलते हैं हम? हंगर पेन्स, कि वो खाना नहीं खा रहा उसको पेन हो रही है, यानी वो हंगरी है तब उसको पेन हो रही है। यानी वो हिस्ट्री तुम्हें ऐसे देगा कि उसको सुबह पेन होती है कि डॉक्टर साहब जब मैं उठता हूं ना तब मुझे बहुत दर्द होती है, खाना खाने के बाद शांत हो जाती है। उल्टी हिस्ट्री। और इसमें क्या देगा वो? इसमें बोलेगा डॉक्टर साहब जब मैं खाना खाता हूं तब मेरे को पेन ज्यादा होती है। क्लियर? अब देखो, तो देखो अगर ब्लीडिंग से प्रेजेंट कर रहा है, कोई पेशेंट आया वो बोल रहा है मेरे को खून की उल्टी भी हो रही है, मैंने बताया अपर जीआई में क्या होता है, खून की उल्टी होती है। अगर उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है तो हिमेटोमेसिस मेलिना पूछोगे तुम कि क्या स्टूल ब्लैक कलर के आ रहे हैं, हिमेटोमेसिस हो रही है, ठीक है। अगर सिस्टोलिक बीपी उसका 90 mmHg से कम है, ये भी हो सकता है ना, कि ऑब्वियसली जब तुम उल्टी कर रहे हो, तुम खून निकाल दे रहे हो तो बॉडी के पास खून नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड में जो प्रेशर है, जो ब्लड अपनी वॉल्स में प्रेशर मारता है, तुमने ब्लड ही कम कर दिया तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम हो गया ब्लड की वॉल्स में, तो ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा। दूसरी चीज, जब ब्लड कम है, ठीक है, जब ब्लड कम है, अगर ब्लड कम होता है तो क्या होता है, तो हार्ट, तो हमारी टांग का टिश्यू क्या बोलेगा कि मेरे पास तो ब्लड पहुंच ही नहीं रहा। जब ब्लड कम है तो टिश्यूज क्या बोल रहे हैं? ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो वो हार्ट को बोलेंगे भाई तेज से बीट कर, है ना, ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो हार्ट तेज बीट करेगा, तो टैकीकार्डिया कर देगा। तो दो चीजें होती है जब भी ब्लड लॉस होता है, एक तो बीपी फॉल होता है, एक टैकीकार्डिया होता है। ये चीज हम शॉक में भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो मस्त चीज बताता हूं कि गैस्ट्रिक अल्सर जब भी होगा वो यहां कहीं होता है, ठीक है। तो वो ज्यादातर किसको इंजरी करता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को इंजरी करता है। और अगर कोई ब्लीडिंग से प्रेजेंट कर रहा है तो तुम मान के चलो कि इसकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में इंजरी हुई है। अल्सर मतलब क्या है? वो छेद कर चुका है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में भी इंजरी हो चुकी है, छेद हो चुका है, यानी वो ब्लीड कर रहा है, ठीक है। वही ड्यूडेनल अल्सर है अगर किसी को, तो उसके चांस क्या रहते हैं कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी में छेद है। देखो ड्यूडेनल अल्सर यहां पर होता है, उसके ठीक पीछे कौन जा रही होती है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अगर ड्यूडेनल अल्सर है वहां पे तो वो कहीं ना कहीं उसको इंजरी करेगा, तो वहां से ब्लीड हो सकती है और वो हिमेटोमेसिस जैसे प्रेजेंट कर सकती है। क्या बात क्लियर है दोस्तों? अब देखो जैसे मैं बता रहा था तुम्हें कि एक होता है ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस ज्यादातर वो इरोजिव होती है, मतलब वो उखाड़ देती है वहां पे म्यूकोसा, वो लेयर्स उखाड़ती है वो, ठीक है। तो वो कौन सी होती है? ज्यादातर वो COX-1 इनिबिटर्स होती है, ठीक है। COX-1 इनिबिटर का नाम कैसे कैसे होता है? एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, इंडोमिथासिन, ये चीजें ज्यादातर ये कॉज करती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है हमने। दूसरी चीज हम ये याद रखेंगे कि H. पाइलोरी होती है, ठीक है। वो क्या करता है? नॉन इरोजिव अल्सर करता है,
क्या करता है वो नॉन इरोसिव अल्सर करता है, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। जब भी किसी को अल्सर है तो हम क्या बोलेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी डालो, ठीक है। एंडोस्कोपी डाल के देखो कहां पे अल्सर है, जहां पे है उसमें कॉटरी कर दो, ठीक है, उसको बर्न कर दो, तो तुम उस अल्सर को थोड़ा कवर कर दोगे, क्लॉट कर दो उसको, है ना। तो कॉटरी से काफी फायदा मिलता है। तो एक चीज ये याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तो वो है पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन को दिक्कत नहीं है। अब सुनना, एक चीज होता है हिपैटिक वेन पोर्टल ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब समझना, लीवर है, लीवर के नीचे क्या आ रही है, लीवर के नीचे से क्या आता है, पोर्टल वेन आती है, वो साइनोसॉइड्स में अपना ब्लड डाल देती है। और ऊपर क्या होता है, हिपैटिक वेन होती है, जो साइनोसॉइड से ब्लड इकट्ठा करके उसको आईवीसी में डाल देती है, और आईवीसी में पूरे सर्कुलेशन में चले जाता है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो में मैंने एक समझाया है ये चीजें, ठीक है। तो अगर ये पोर्टल ग्रेडियंट जो है, मतलब हिपैटिक वेन और पोर्टल वेन का बीच में जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा हो जाए, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन, है ना, वो हो जाए, वो कब होता है जब लीवर सिरोसिस हो जाए, ठीक है। यानी लीवर खतरनाक तरीके से बर्बाद हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रही है उसमें, मतलब वो हार्ड बन रहा है, लीवर हार्ड बन रहा है। तो ऑब्वियसली ब्लड जो फेंक रहा है, पहले लीवर स्पंज जैसा था, अभी वो हार्ड हो गया, तो इतना इजीली वो हिपैटिक वेन ब्लड नहीं ले पाएगी। समझ रहे हो बात को, इमेजिन करना यार। आइंस्टाइन ने एक चीज बोली थी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, मैंने हमेशा बोलता हूं। तो इमेजिन करना बहुत आना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, लीवर एक स्पंज जैसा है, पोर्टल वेन लीवर में ब्लड डाल देती है, हिपैटिक वेन उसको उठा लेती है और आईवीसी में डाल देती है, और वो पूरे सर्कुलेशन में चल रहा होता है फिर। लेकिन अगर लीवर स्पंज नहीं रहा, वो पत्थर बन गया। पत्थर कैसे बनता है, वो सिरोसिस, फाइब्रोसिस, इन सब चीजों से बनता है। सिरोसिस का मतलब ही फाइब्रोसिस है, तो वो किस लिए होता है, जैसे अल्कोहल को पी रहा है ये सब, तो उसकी वजह से पत्थर बन गया। अब पोर्टल वेन क्या ब्लड चलो फेंक भी दिया उसने लीवर में, तो क्या हिपैटिक वेन आसानी से उठा पाएगी, है ना। उतना स्पंज जैसा तो है नहीं वो, तो उठाने में मुश्किल है, तो ग्रेडियंट बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। वो एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, इतना फ्लो अच्छा नहीं बनेगा, तो वो ग्रेडियंट हाई। और जब ये ग्रेडियंट 12 mm से ज्यादा होता है तो इसोफेजियल वेरिसिस, यानी यहाँ पे क्या होता है कि इसोफेगस में यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बहुत ही नाजुक नाजुक वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, जो कि स्वेल अप हो जाती हैं, और ये कई बार फट जाती है, रप्चर कर जाती है। और जब ये रप्चर करती है ना, तो इसको बोलते हैं इसोफेजियल वेरिसिस, और ये ज्यादातर पेशेंट इमरजेंसीज में आते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी में कैसे आएगा, वो हिमैटमेसिस से आएगा, और इसको पोर्टल हाइपरटेंशन है ना, तो वो कैसी प्रेजेंटेशन देगा, एल्कोहलिक होगा। कैसी प्रेजेंटेशन होगी, स्प्लीनोमेगेली होगी उसमें, ऐसी सी चीजें तुम ऐसे रूल आउट करोगे। जैसे मैंने बताया गैस्ट्रिक अल्सर है किसी को, तो क्या क्या चीजें पूछोगे तुम, हाँ पेट में जलन हो रही है, हाँ हिमैटमेसिस मिलेना आ रहा है, तो गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ जा रहा है, हाँ स्प्लीनोमेगेली हो रही है ना, दारू भी पी रहा है ना, बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं एक्यूट, लंबे समय से पी रहा है, तब सिरोसिस हो रहा है ना, स्प्लीनोमेगेली भी आ रहा है और हिमैटमेसिस भी हो रही है, देन यू विल थिंक अबाउट पोर्टल हाइपरटेंशन और इसोफेजियल वेरिसिस से आया हो। इसोफेजियल वेरिसिस जब भी हो रहा है, हम सेंस टेकन ब्लैकमोन ट्यूब, है ना, ये सब पड़ा हुआ है, वो कब करते हैं, ट्रांसफर करने के लिए, पेशेंट को यहाँ से कहीं और भेजना है, तब सेंस टेकन ब्लैकमोन ट्यूब से भी तुम मैनेज कर सकते हो। लेकिन मेन चीज जो हमें याद रखनी है, दैट इज, अब जस्ट इमेजिन करना कि तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया जो कि हिमैटमेसिस कर रहा है बहुत ज्यादा, तुम्हें सस्पेक्ट हो रहा है इसोफेजियल वेरिसिस होगा यार इसको, है ना, तो तुम क्या करोगे, उसको ऑक्टेरोटाइड का इंजेक्शन दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन ब्लीडिंग वेरिसिल है तो तुम प्रोपेनोलॉल से काम चलाओगे। देखो कैसे कैसे मैनेज करना, देखो नॉन ब्लीडिंग है अगर, तो तुम प्रोपेनोलॉल दो, ठीक है। प्रोपेनोलॉल क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है ना, बीटा ब्लॉकर है, हार्ट रेट को स्लो कर देता है, ठीक है। और वो क्या करतेगा, ब्लड वेसल को भी वाइड कर देगा। हमने देखा यार कि बीपी मैनेजमेंट में मतलब बीटा ब्लॉकर्स का काम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल को वाइड कर देते हैं, वो बीपी को भी कम करने में मदद करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीपी में भी इनका यूज लेते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमने यूज करना है उसको ऐसा सोच के, तो हार्ट रेट को स्लो करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ब्लड नहीं आएगा फिर, है ना, यहाँ पे इतना इकट्ठा नहीं होगा जब हार्ट रेट स्लो है, तो वो थोड़ा प्रेशर को काम करने की कोशिश करता है, तो प्रोपेनोलॉल से फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको, जो कि ज्यादातर ऐसे ही प्रेजेंट करेगा, तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, है ना, तो क्या तुम ऑक्टेरोटाइड जो मैं बता रहा था इंजेक्शन दोगे, ठीक है। ऑक्टेरोटाइड क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, ठीक है। अब देखो ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो बात बन जाएगी, है ना, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये चीज थी। हम इसका एंडोस्कोपी करेंगे, है ना, मतलब डेफिनेटिव मैनेजमेंट की बात करें कि भाई पक्की पक्की कैसे ठीक होगा ये, तो एंडोस्कोपी डाली हमने, है ना, एंड व्हाट वी विल डू, वहां पे स्क्लेरोसाइडल एजेंट होता है, वो इंजेक्ट कर देंगे, वो जो एरिया होता है उसको थोड़ा फाइब्रोसिस करके थोड़ा उसको टाइट कर देता है, ठीक है। तो स्क्लेरोथेरेपी और कहाँ यूज होती है, हेमोरॉइड्स में भी होती है, इनिशियल वाले में, ग्रेड 1 अगर हेमोरॉइड्स है तो वहां पे भी हम यूज करते हैं। तो इतना याद रखो कि स्क्लेरोथेरेपी भी एक चीज होती है जो यूज की जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक जो है मेलरी विस्टियर। अब कोई एक्यूट दारू पी के आ रहा है, ठीक है, उसका हल्का सा कई बार टेयर हो जाता है, मतलब एक ब्लेड से मैं कट मार दूं एक म्यूकोसा में ऐसे, तो
वो है सब म्यूकोसल टेयर, यानी हल्का सा सब म्यूकोसा में टेयर आ चुका है, बट प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, वो भी ब्लीडिंग से प्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो सब म्यूकोसल टेयर हो, और ये ज्यादातर कहाँ होता है, लोअर इसोफेगस में होता है। कहाँ पे होता है, लोअर इसोफेगस में होता है। वही इसोफेजियल वेरिसेस भी कहाँ बन रहे थे, लोअर इसोफेगस में। तो हर चीज जो है लोअर इसोफेगस में ही बन रही है। और ये इसकी हिस्ट्री क्या होगी, एल्कोहलिक बिंज ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा पी के आया भाई रात को, ठीक है, ज्यादातर सैटरडे नाइट में होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पी के आया तुम्हारे पास और बोल रहा है कि खून की उल्टी हो रही है, क्या करूं डॉक्टर साहब, तो तुम सस्पेक्ट कर सकते हो भाई इसका मेलरिविस टेयर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेचिंग, रेचिंग मतलब वो उल्टी जैसा कर रहा है वो, है ना, बेशक उल्टी हो नहीं रही लेकिन वो फोर्स लगा रहा है वैसा, जिसकी वजह से वो टेयर हो गया। मैंने बताया ना, जब भी तुम एक्सपीरेशन वाला फोर्स लगाओगे तो इसोफेगस में टेयर हो सकता है, ठीक है। हिमैटोमेसिस होगा और वेसोवेगल सिनकोप भी कई बार देखा गया है कि प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, डुलाफॉयल लीजन, जो कि कहते हैं यहीं पे होता है पर वो पिन पॉइंट होता है। डुलाफॉयल लीजन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे पिन पॉइंट ब्लीड अगर हो रहा है तो वो डुलाफॉयल लीजन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात किस कब बोलेंगे हम, जब उसको बोरहाफ सिंड्रोम हो जाए। अब बोरहाफ सिंड्रोम में होता क्या है वो इमेजिन करना एक बार, तो किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी, ठीक है, तो वो हैंगओवर में वो उल्टी मार रहा बहुत बहुत तेज तेज, ठीक है, वो फोर्सफुल उल्टी मारे जिसकी वजह से इसोफेगस रप्चर कर गया। और सपोज वो रप्चर ऐसी की, जैसे मैंने पॉइंट किया यहाँ पे, वो पूरा आर पार रप्चर हो गया, आर पार मतलब मेलरिविस में क्या था, वो सब म्यूकोसल टेयर था बस हल्का सा, यहाँ पे क्या आर पार हो चुका है ना। अब ये बात थोड़ी सीरियस हो चुकी है, आर पार। अब देखो एक चीज तुम मानते हो क्या कि इसोफेगस में भी थोड़ी सी एयर होती है, क्या ये मानते हो, नहीं मानते तुम, जब डकार मारता कोई तो वो क्या है, इसोफेगल एयर होती है वो, ठीक है। तो इसोफेगस में एयर होती है, ये मत सोचना नहीं होती, सिर्फ ट्रेकिया में होती, तो इसोफेगस में भी एयर होती है। तो ऑब्वियसली जब अगर इसोफेजियल टेयर होगा तो क्या वो एयर यहाँ पे भी जाएगी थोड़ी सी, है ना, मीडियस्टेनम में भी जाएगी। तो मीडियस्टेनम में लंग्स होती है, समझ रहे हो, इसोफेगस क्या चीज है ना, और लंग्स यहाँ पे है, बीच में क्या आता है, मीडियस्टेनम आता है, तो एयर जो है कहाँ पे एस्केप करने लग जाती है थोड़ी थोड़ी मीडियस्टेनम में, ठीक है। तो वो सब क्यूटेनस एम्फाइसीमा जैसा प्रेजेंट करती है। एम्फाइसीमा मतलब क्या है, ठीक है, एम्फाइसीमा मतलब एयर, ठीक है, सब क्यूटनेस एम्फाइसीमा जैसे प्रेजेंट करती है। दूसरी चीज, वॉमिटिंग से प्रेजेंट करेगा ये पेशेंट, ऑब्वियसली, है ना। ये पेशेंट की पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी जो बनी थी वो इसीलिए बनी थी क्योंकि ये वॉमिटिंग बहुत ज्यादा कर रहा था, रेचिंग बहुत ज्यादा कर रहा था। मैंने लिखा है देखो, फोर्सफुल एमेसिस और रेचिंग कर रहा है, उसकी वजह से ट्रांसम्यूरल टेयर हुआ है, आर पार टेयर हुआ, तो यही पैथोलॉजी। तो एक चीज तुम्हें क्या मिली कि सब क्यूटनेस एम्फाइसीमा मिल रहा है क्योंकि एयर एस्केप की है। दूसरी चीज तुम्हें क्या मिल रही है कि वॉमिटिंग से प्रेजेंट कर रहा है। तीसरी चीज जो बोलेगा वो बोलेगा यहाँ पे मेरे को चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है। ये तीन चीज अगर है तो इट इज नोन एज मैक्युलर ट्रायड। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, मैक्युलर ट्रायड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, लोअर चेस्ट पेन होगी, ठीक है, वॉमिटिंग होगी और सब जो है क्यूटनेस एम्फाइसीमा होगा, ठीक है। क्लियर दोस्त। अब देखो यहाँ पे दिखाया भी गया, देखो मीडियस्टेनल एयर के बारे में, कि देखो कैसे यहाँ पे एक डिमार्केशन ऐसे तुम्हें दिख रहा है कि एयर का एक लेवल बन गया, दो सैंडविच जैसा। अब एक चीज देखो यार, अगर मीडियस्टेनम में एयर है, इमेजिन करना, ये जैसे इसमें दिख रहा है तुम्हें, है ना, कि हार्ट के बीच में मतलब एक लेयर ऐसे सैंडविच जैसा, मतलब मीडियस्टेनम और हार्ट के बीच में एक एयर का एक लेवल बन गया। तो जब भी हार्ट बीट करेगा वो हवा को भी दबाएगा। तुम इमेजिन करना यार, लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है, बीच में क्या हो रहा है, एयर भर रही है अब धीरे धीरे, तो एयर जो होता है वो बीच में आ रही है, तो वो सैंडविच जैसा प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जब भी हार्ट धड़केगा, बीट करेगा, तो वो हिलेगा, है ना। तो जब हम स्टेथो से सुनेंगे तो वो एक क्रंच जैसे साउंड देता है, ठीक है, दैट इज नोन एज हमान्स क्रंच, ठीक है, या हमान साइन। पढ़ना इस लाइन को पढ़ना भाई, ठीक है। तुम भी बोलोगे भाई क्या कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो चलो भाई चलो। नेक्स्ट चीज आती है गेव सिंड्रोम होता है। उसमें कुछ नहीं, ये जो इमेज है ना, बस ये चीज याद रखो कि एक वाटरमेलन जैसा दिख रहा है तुम्हें, कि एक क्या बोलते हैं वाटरमेलन, भूल गया, मेरा फेवरेट है वाटरमेलन, तो वैसा दिख रहा है, तरबूज तो तरबूज जैसा दिख रहा है। देखो जैसे ग्रीन ऐसे लाइंस होती है, डार्क ग्रीन लाइंस होती है, वैसा पूरा जब एंडोस्कोपी डालते हैं तो भाई भयंकर दिखता है, ठीक है। तो गेव का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रिक एंट्रल वैस्कुलर एक्टेजी, इतना ही है गेव। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से अपर जीआई ब्लीड होती है। अब अपने आप को ना फ्रेश कर लो, ब्रेक ले लो या कुछ भी करो, फ्रेश कर लो थोड़ा सा, बिकॉज वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लोअर जीआई ब्लीड। तो नेक्स्ट टॉपिक है लोअर जीआई ब्लीड, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि वो कैसे प्रेजेंट करेगा, हिमेटोकीजिया या फिर चीजिया जो भी है ना, हिमेटोचीजिया से प्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी फ्रेश ब्लड होगा उसका, रेड कलर का होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लैक होगा, रेड कलर का होगा। तो मेरे को ना अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जो कि वो बोल रहा था मेरे को यहाँ पे लेफ्ट इलेक्ट फोसा में पेन हो रही है और फ्रेश ब्लड आता है, ठीक है। तो हमने उसका हर चीज़ कराया, मतलब कि ओवासिस्ट देख ली स्टूल में, है ना, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रखी उसको, है ना, कोई पैरासाइट तो नहीं है, ये सब चीज़ें वैसे वैसे बहुत चीज़ें देखी, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में उसका हमने CECT करवाया। देखो हमेशा याद रखना यार,
कि आइडियली कैसे चलना होता है, एंडोस्कोपी, अगर अपर जीआई तो एंडोस्कोपी क्योंकि ऊपर है ना तो मुंह से डालोगे, और लोअर जीआई तो क्या कोलोनोस्कोपी, यहाँ से क्या जाएगा, कोलोनोस्कोपी जाएगा, ट्यूब जाती है जो कि इसको पास करते हैं, ठीक है, तो कोलोनोस्कोपी कराओ। अगर वो नहीं काम करते तो सीसीटी कराओ। लेकिन क्या हुआ कि हमारे हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी है नहीं, है ना, तो हम क्या डायरेक्ट ही सीसीटी करवाया, उसका निकला डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है, और उसको पेन हो रही थी तो वो एक्चुअल में डायवर्टिकुलाइटिस था, ठीक है। अब मैं डिफरेंस समझाता हूँ तुम्हें, समझना बात को। देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ऐसे अगर आउट पाउचिंग बन रही है, ठीक है, इट इज नोन एज डायवर्टिकुलोसिस, ठीक है। अब अगर ये आउट पाउचिंग में इंफ्लामेशन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, दैट विल बी नोन एज डायवर्टिकुलाइटिस। मैंने जहां पे भी आइटिस लग जाए ना वो इन्फ्लामेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस मतलब क्या है, उसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी है, जहां पे भी आइटिस लगे यार इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो डायवर्टिकुलोसिस इज अ थिंग, है ना। इफ इट बिकम्स डायवर्टिकुलाइटिस इट इज मोर डेंजरस, ठीक है। तो उसका डायवर्टिकुलाइटिस निकला था, तो मतलब हम ये थे कि यार हर चीज करा ली, है ना, और उसका सीसीटी में फिर बाद में वो निकला था। तो इसमें करते भी ऐसे कि कॉन्ट्रास्ट एनहांस करते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें, अभी समझा देता हूँ। देखो कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, है ना, बेरियम एनीमा करते हैं, नीचे से बेरियम डालते हैं, होता है ना, तो वो फ्लूइड डालते हैं, वो फ्लूइड फिर इसमें जाता है। तो जब तुम एक्सरे मारोगे, बेरियम क्या होता है, वो जब भी फ्लूइड, जैसे बेरियम पीते भी है, तो वो देखो एक्सरे में क्या होता है, जो भी हड्डी है वो ओपेक दिखेगी, वो व्हाइट दिखेगी, लेकिन जो आंत है, जो जीआई ट्रैक है, वो तो ब्लैक दिखेगी, उसमें हवा है जाता है ना, तो या फ्लूइड है तो ब्लैक दिखती है। लेकिन बेरियम क्या होता है, एक ओपेसिटी प्रोवाइड करवा देता है, तो वो व्हाइट दिखती है फिर, तो मतलब बेरियम की वजह से वो व्हाइट दिखता है। अब तुम अगर यहाँ पे बेरियम डाल दोगे, है ना, और वो इसके अंदर जाएगी, तो वो ऐसे मस्त एक इमेजिन करवाता हूँ, ऐसे नहीं, ये देखो वो कैसा एक फिगर प्रोवाइड करवाती है हमें, ये देखो ऐसे बेरियम ऐसे भर जाएगा, ठीक है, और बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक ब्लैक रहेगा, है ना, और ये जो होगा ये व्हाइट हो जाएगा पूरा, ये व्हाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, जैसे आरी नहीं होती, आरी कैसी होती है, जो काटने वाली आरी होती है वैसी होती है, तो सॉ टूथ पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांस तुम सीटी करा सकते हो, बेरियम एनीमा करा सकते हो, है ना, बेरियम एनीमा करके एक्सरे करवा सकते हो। तो ये चीजें होती हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में, है ना। पहले मैं मोटा मोटा तुम्हें पता है कि आप क्या क्या रीजन बताए थे, मैंने बताया था एंजियोडिस्प्लेजिया एक रीजन हो सकता है ना, एक रीजन हो सकता है इंटुससेप्शन, और एक हो सकता है मिकल्स डायवर्टिकुलम। जो ये दोनों चीजें हैं ना, ये ज्यादातर बच्चों में मिलती है। एक मैंने बताया था क्रोन्स डिजीज जो स्किप लीजन जैसे प्रेजेंट करता है, और एक मैंने बताया था अल्सरेटिव कोलाइटिस जो लगातार चला होता है, ठीक है, और वो ज्यादातर रेक्टम को भी करता ही करता, मैंने 100% देखा है भाई, रेक्टम को करेगा ही करेगा वो इन्वॉल्व, ठीक है। फिर एक मैंने बताया कि ये क्या चीज है, हेमोरॉइड्स, और ये क्या चीज है, फिशर। इंटरनल हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स याद है ना, पेक्टिनेट लाइन, उसके नीचे सोमैटिक है, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट भाई बनाते ना, देखो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन तुम सीखोगे, देखना। अब चलो हेमोरॉइड्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर जीआई ब्लीड डायवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है। मतलब तुम पहले ही डायवर्टिकुलाइटिस एक बार सोच के चलना, ठीक है। डायवर्टिकुलाइटिस मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे प्रेजेंट करेगा, वो ज्यादातर बुढ़ों में मिलेगा, जीरेटिक, है ना, जो ज्यादातर नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है, नॉनवेज खा रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, फाइबर कम ले रहे हैं, ये सब चीजें हैं उनको, तो उनको डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है। दूसरी चीज, वो लेफ्ट इलेक फोसा में पेन करता है। लेफ्ट इलेक फोसा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, लेफ्ट इलेक फोसा में, वहां पे ज्यादातर पेन से प्रेजेंट है। पर ये वेग है यार, मतलब अगर हाइपोगैस्ट्रिक में भी कर रहा है तो भी तुम सस्पेक्ट करोगे। इतना याद रखो, मोस्ट कॉमन कॉज ये है, तो एक दिमाग में ये जरूर लेके चलना कि डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा तुम क्या कराओगे, सीसीटी करा लो, उसमें तुम ऐसे वो ऐसे उभरा दिख जाएगा मस्त, ठीक है। और मजेदार देखना है तुम्हें, शॉर्ट टूथी देखना तो बेरियम करा लो, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल हेमोरॉइड, जो एज आई सेड कि वो पेनलेस होते हैं, वाई रीजन पता है हमें, ठीक है। अब देखो ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहाँ पे, ये देखो यहाँ से ओरिजिनेट, पेक्टिनेट लाइन के नीचे से ओरिजिनेट है, और इंटरनल हेमोरॉइड्स कहाँ से ओरिजिनेट है, पेक्टिनेल लाइन के ऊपर। तो कितनी मस्त एक लाइन बताई मैंने कि पेक्टिनेल लाइन होती है, वो दिमाग में रखना है। फिशर हमेशा पेक्टिनेल लाइन के नीचे होता है, दैट्स व्हाई इट इज पेन। अब देखो एक चीज समझो कि ये पार्ट कौन सा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, रेक्टम बोलते हैं। अब देखो अगर इंटरनल हेमोरॉइड्स जो कि पेक्टिनेल लाइन के ऊपर है वहां से ब्लीड कर रहा है, तो वो वेसल कौन सी होती है जो मोस्ट कॉमन ब्लीड होती है, वो है सुपीरियर रेक्टल वेन, क्योंकि ये पेक्टिनेल लाइन के ऊपर। मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया तुम्हें, पेक्टिनेल लाइन, उसी से सब कुछ सॉल्व करेंगे। देखो अगर वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, यहां से ओरिजिनेट है, तो कौन सी वेसल ब्लीड कर रही होगी ज्यादातर, इंफीरियर रेक्टल वेन्स। ये रेक्टम है, ऊपर वाली वेसल सुपीरियर रेक्टल, नीचे वाली जो वेसल है वो इंफीरियर रेक्टल, सिंपल एज दैट, ठीक है। हेमोरॉइड्स की ग्रेडिंग बहुत कॉमनली पूछी जाती है। सबसे पहले क्या होगा, हेमोरॉइड जो होगा वो प्रिट्यूड करेगा, ठीक है, ऐसे ये दिख रहा है, ये देखते चलो,
ठीक है, प्रोट्रूड कर रहा है एनस में, ठीक है, बट एनस से बाहर नहीं है, वो अंदर अंदर ही है, ठीक है। और इसमें इंटरनल फिगर भी देखो वो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उस बंदे को बोलेंगे कि यार फाइबर रिच डाइट लो, उस बंदे को बोलेंगे कि पानी ज़्यादा पियो, घूमो फिरो ज़्यादा, ठीक है, नॉन वेज अवॉइड करो क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन करता है ना, फाइबर रिच डाइट लो, तो वो सब करो, डाइटरी मॉडिफिकेशन करवाएंगे हम उससे, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा वाला देखो ये, तो उसमें क्या होगा कि ये एनस से बाहर आना शुरू हो गया, ठीक है, और जब जब कोई स्टूल पास कर रहा होगा तो ये बाहर आ जाएंगे, और जब वो स्टूल पास कर चुका हो खुद ही अंदर चले जाएंगे, ये दूसरा है, बाहर आएंगे खुद ही अंदर चले जाएंगे जब वो स्टूल पास कर चुका होगा। इसमें हम क्या करेंगे, बैंड लाइगेशन होता है, जो इसोफेजियल वेरिसिस था ना उसमें भी एंडोस्कोप डाल के जैसे चोटी बांधते हैं ना, वैसे एक रबर बैंड बांध देते हैं, जो वो वेरिसिल है ना, जो जो वेन्स हैं वो उसमें बांध देते तो वो ब्लीड नहीं करेगी। जैसे ये वेन है ना, ये ब्लीड कर रही है सपोज, तो इसमें मैंने ऐसे एक बैंड बांध दिया तो अब ब्लीड नहीं करेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अब देखो हेमोरॉइड जो होते हैं ना वो 3 पोजीशन में होता है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, तो वो हमेशा क्या होता है 3, 7 और 11 पोजीशन, 3, 7, 11। इसको याद कैसे करना है, देखो हम क्या ना कंफ्यूज होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ऑड नंबर्स तो थे, ये सबको याद रहता है कि यार 3 था बट 5 था क्या, 5 में कंफ्यूज, तो हमेशा याद रखना 3 + 4 7 + 4 11, 4 का गैप है भाई, 5 मत बोलना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। अब यहाँ की जो वेसल्स होती हैं, जो 3 o'clock में वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, वेन्स को मेरे को ब्लू बनाना चाहिए, 3 o'clock में जो वेन्स हैं, 7 o'clock में जो वेन्स हैं और 11 o'clock में जो वेन्स हैं, ये स्वेलअप हो जाती हैं, इसी को बोलते हैं हेमोरॉइड्स, और कुछ भी नहीं है, ये स्वेलअप हो गई हेमोरॉइड्स बोलते हैं। अब इन्हीं को पकड़ पकड़ के बांध दो, है ना, इसको बोलते हैं बैंड लाइगेशन। तो ग्रेड 2 में हम क्या करते हैं, बैंड लाइगेशन कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्रेड 3 दोस्त। ग्रेड 3 में क्या होगा, पोटी करेगा वो, ठीक है, वो जो पार्ट है, जो ये वेन जो बल्ज है वो बाहर आएगा और बाहर ही रह जाएगा, उसको रीपोजिशनिंग करना पड़ेगा, उंगली से वो अंदर डालेगा, देखो नीड मैनुअल रीपोजिशनिंग, उंगली से अंदर डालेगा तब वो अंदर जाएगा, दैट इज ग्रेड 3, खुद नहीं जाएगा, ठीक है। ग्रेड 4 में क्या होता है, वो अंदर जाएगा ही नहीं। एक केस मैंने देखा था, वो उसका बाहर ही था, वो खतरनाक था, हमने सीधे सीधे लिखा था ग्रेड 4 हेमोरॉइड्स, है ना, तो हेमोरॉइडेक्टमी ही करनी पड़ती, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कि कब तुम क्या करोगे, ग्रेड 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कि कोई बोले हाँ मतलब वो हेमोरॉइड्स होते हैं वो स्टूल के समय बाहर आते हैं, है ना, डिफिकेशन के समय, और वो अंदर भी चले जाते हैं, ग्रेड 2 है ना। अगर अंदर नहीं जा रहे उसको मैनुअल पोजीशन में, ग्रेड 3 है, बाहर ही है भाई, है ना, तो ग्रेड 4 है भाई, है ना। तो हेमोरॉइडेक्टमी दोनों 3 और 4 में हेमोरॉइडेक्टमी करता है, ठीक है। अब आते हैं डायबिटिकुलाइटिस या कुलोसिस, ठीक है। डायबिटिकुलोसिस होता है पहले, जैसे मैंने बताया तुम्हें, है ना, फिर वो उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, यानी वो रेड कलर का होना, इसमें रेड बनाता हूँ मेरे को, इसमें रेड कलर लेते हैं, रेड हो गया, तो वो क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। देन इट इज नोन एज डायबिटिकुलाइटिस, ठीक है। और अगर गलती से, क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो ऑब्वियसली वो लेयर और पतली बनेगी, ठीक है, और पतली बनेगी। तो देखो ऐसे ही डायबिटिकुला में क्या, कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही थी, सिर्फ म्यूकोसा इन्वॉल्व हो रही थी, क्योंकि ये फॉल्स डायबिटिकुला है ना। फॉल्स डायबिटिकुला क्या होता है कि तीनों लेयर इन्वॉल्व नहीं होती, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, है ना, ये तीनों नहीं इन्वॉल्व हो रही थी, तो सिर्फ म्यूकोसा ही इन्वॉल्व हो रही थी। तो ऐसे ही ये फॉल्स है, और उस ऊपर से इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो और पतली हो जाती है, और पतली होगी तो कई बार रप्चर कर जाती है, रप्चर करेगी तो फीकल स्पिलेज हो जाती है, यहाँ से फीकल मैटर पास हो रहा है ना, ठीक है, तो वो बाहर आ जाता है। वो जब बाहर आएगा तो वो क्या करेगा, पेरिटोनाइटिस करेगा। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, रीबाउंड टेंडरनेस, यानी तुम पेट में ऐसे दबाओगे फिर छोड़ोगे तो उसको जब वो ऐसे होगा ना, छूटेगा तो उसको बहुत पेन होगी, तो उसको बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। और ऑब्वियसली जब पेरिटोनाइटिस होगा, तुम हाथ लगाओगे ना तो बोर्ड लाइक रिजिडिटी होती है उसकी, वो लिखते हैं ना हम गार्डिंग एंड रिजिडिटी, वो बोर्ड लाइक होगी, मतलब वो इतना सख्त होगा उसका एब्डोमेन कि तुम बोलोगे यार ये तो बहुत ही सख्त है, बहुत ही गार्डिंग चली हुई है, बहुत ही रिजिडिटी है, तो उसमें बोलते हैं बोर्ड लाइक रिजिडिटी, इसका टिपिकल टर्म होता है बोर्ड लाइक रिजिडिटी एब्डोमेन, है ना। और रीबाउंड टेंडरनेस होगा, ऑब्वियसली फीवर भी होगा, है ना, एक तो इन्फ्लेमेशन और फीकल स्पिलेज भी हो रखा है, तो इन्फ्लेमेशन होना ही होना, ठीक है। बीपी पल्स, ठीक है, बढ़ेगा, ये है पेरिटोनाइटिस का, ठीक है। अब आते हैं, देखो अगर किसी को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली बीपी उसका नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन हम बात करें सिर्फ पेरिटोनाइटिस की, जहां पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली डायबिटिकुलाइटिस है, डायबिटिकुलोसिस है, हिमेटोचीजिया जैसे प्रेजेंट करेगा, पर मैं सिर्फ अगर पेरिटोनाइटिस अलग चीज की बात करूं तो ऐसा केस देखा गया कि बीपी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो मोस्ट कॉमन जो होता है डायबिटिकुलोसिस किसमें मिलता है, कुलाइटिस किसमें मिलता है, मैं तुम्हें पहले भी बताता कि डायबिटिकुलाइटिस मिलता किसमें है। तो हमने क्या क्या बात की थी, एक जीरियाटिक पेशेंट, मतलब वो बुढ़ा होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन में होगा, ठीक है, और उसको क्या होगा, क्रैम्पी पेन होगा, कहाँ पे, लेफ्ट इलियक फोसा, ठीक है, और हिमेटोचीजिया होगा, और ज्यादातर ये सिग्मोइड कोलन को इन्वॉल्व करता है।
इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे हम, सीटी एब्डोमेन, ज्यादातर हम कॉन्ट्रास्ट एनहांस करवाते हैं, ठीक है। बेरियम एनीमा करवा के कोलोनोस्कोपी, मतलब बेरियम एनीमा में क्या आएगा, सॉ टूथ पैटर्न जो मैं बता रहा था, ये देखो सॉ टूथ पैटर्न दिख रहा है तुम्हें, वो देखो कैसे एक आरी की तरह वो ऐसे दिख रहा है, इसको बोलते हैं सॉ टूथ पैटर्न, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या, एनपीओ रखो, आईवी एंटीबायोटिक शुरू कर दो, ठीक है। तो ये चीज थी एक बहुत ही कॉमन कॉज ऑफ लोअर जीआई ब्लीड विच कैन लीड टू हेमेटोकीजिया विच इज डायबिटिकुलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दो टाइप के होते हैं, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने तुम्हें बताया क्रोन्स डिजीज विल हैव स्किप लीजन्स, देखो यहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ये भी देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ज्यादातर इलियम साइड में होता है, ठीक है, यहाँ पे भी है, स्किप कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये लगातार हो रहा है। तुम बोलोगे यार अल्सरेटिव कोलाइटिस तो बहुत भयंकर है, लगातार ही हो रहा है, लेकिन क्रोन्स डिजीज भी कम नहीं है भाई। क्रोन्स डिजीज जो होता है ट्रांसम्यूरल, मतलब आर पार पूरी लेयर को इन्वॉल्व करता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ म्यूकोसा और सब म्यूकोसा का करता है। मतलब समझ रहे, भगवान ने कैसे दिया कि हाँ तेरे पास पावर ये है कि तू नहीं, तेरे पास पावर ये है कि तू पूरा आर पार जाएगा। क्रोन्स खुश हो गया, अरे भाई मैं तो आर पार जाऊंगा, मैं मेरे से बड़ा कौन है, ठीक है। अल्सरेटिव को बोला, अल्सरेटिव तू बस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को इन्वॉल्व करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस नाराज हो गया, यार मैं तो सिर्फ इसी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ये क्रोन्स जो है ये तो भाई आर पार जा रहा है। लेकिन क्रोन्स को बोला गया तू हर जगह नहीं, तू बस कहीं कहीं इन्वॉल्व करेगा, स्किप कर कहीं कहीं। पर अल्सरेटिव तू ऊपर से अगर शुरू हुआ तो तू रेक्टम तक जाएगा। तो भगवान ने कैसे डिवाइड किया, मतलब समझ रहे हो ना, पावर ऐसे बांटी जाती है। हमेशा तुम देखना कि जिसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें कमी, तो उसमें कुछ खूबी भी दिखेगी। तो ये एक मतलब सीख थी, ठीक है। तो अब ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है वो समझते हैं। तो कोली की पेन होगा क्रोन्स डिजीज है ना, और हेमेटोकीजिया होगा। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, पेनलेस ब्लडी डायरिया, ठीक है, पेनलेस है भाई, ठीक है, और ब्लडी डायरिया होगा। इतना डायरिया हो रहा है ना, ब्लडी डायरिया को डिसेंट्री भी बोल सकते हैं। इतना हो रहा है कि एनीमिया हो रहा है उसको। ऑब्वियसली जब ब्लड बह रहा है तो एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उसके यहाँ पे क्या होगा, पैलर दिखेगा तो, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और मस्त चीज बताऊं मैं तुम्हें, तो क्रोन्स डिजीज में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है, कोबल स्टोन अपीयरेंस। क्रोन्स डिजीज में तुम्हें और क्या देखने को मिलता है, अगर सोचा जाए तो और क्या मिलता है देखने को, क्रोन्स डिजीज में और क्या देखने को मिलता है, रेक्टल स्पेयरिंग। वो रेक्टम को कभी इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्रोन्स डिजीज कभी इन्वॉल्व नहीं करेगा, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस हमेशा 100% मैंने देखा कि वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्रोन्स डिजीज में, जैसे अब मैं इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन जा रही है, इसको ऐसे कट करूं, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन का एक ट्रांसफर सेक्शन है। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे मेजेंट्री यहाँ पे चिपकी है तो यहाँ पे थोड़ा सा फैट होता है, लेकिन क्रोन्स डिजीज में क्या होगा, वो क्रीपिंग फैट हो जाएगा, यानी पूरा आर पार ये फैट चला हुआ है, पूरा आर पार ये फैट चला होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग फैट, ये क्रोन्स डिजीज में मिलता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, कोबल स्टोन, क्रीपिंग फैट एंड नॉट इन्वॉल्विंग रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है तुम्हें पता है ना, कि ये लगातार इन्वॉल्व करेगा, ऑलवेज इन्वॉल्व रेक्टम, और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को ही इन्वॉल्व करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, है ना। तो ये चीजें थी, जैसे मैंने बोला कि उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है तो पैलर मिल रहा है ना, उसके साथ क्या था, पफिनेस ऑफ आइज भी मिल सकती है। तो तुम ऐसे दो चीज याद रखोगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंख में दो चीज दिखती है, एक तो पैलर दिखेगा, पफिनेस दिख सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हो जाता है, कि जब वो डायरिया चल रहा है, उसका ब्लडी डायरिया चल रहा है, पैलर तो हो रहा है लेकिन प्रोटीन भी लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा था ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे ज्यादा एडिमा कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ था, पेरीऑर्बिटल। एडिमा हमेशा जहां पे कहाँ पे पहले आना होता है वो पेरीऑर्बिटल ही होता है, ठीक है। तो प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी होती है, दैट्स वाई पफिनेस इन आइज, है ना, ये फीडल एडिमा तुम्हें दिखने लग जाएगा। तो ये चीज थी, ठीक है। स्क्रीनिंग जो करनी है हमने किसकी करनी है, एस्का की करनी है इन केस ऑफ क्रोन्स डिजीज, ठीक है। एस्का क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है किसके खिलाफ, एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विस एंटीबॉडी। तो एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विस एंटीबॉडी अगर दिख रही है तुम्हें तो हम सोच सकते हैं क्रोन्स डिजीज है। बट अगर तुम्हें पीएन का दिख रहा है, पीएन का एनक, ठीक है, तो आंख से तीन चीजें होगी, पीएन का दिख रहा है तो इट विल मोर शिफ्ट अवर अटेंशन टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। पीएन का अगर पॉजिटिव है तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। पीएन का अगर पॉजिटिव है तो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस भी होती है, जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा हिपैटिक स्क्लेरोसिस भी देखी जाती है, समझ गए। इंट्रा हिपैटिक तो देखी ही जाती है, एक्स्ट्रा हिपैटिक भी देखी जाती है। तो ये चीजें थी। नेक्स्ट में आते हैं कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर में तुम एक चीज ध्यान रखो कि जीरियाटिक पेशेंट है, ठीक है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, वही हिस्ट्री है कि वो नॉनवेज ज्यादा खाता है ना, एंड ब्लीडिंग से प्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन है, टेनिसमस हो रही है, यानी जो वो डिफिकेशन करता है उसको फील नहीं आती, मजा नहीं आता कि पूरी तरह हुआ है, उसको रहता है कुछ रह गया अभी भी, ठीक है, कुछ कसक रह गई है, बाकी वेट लॉस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली कैंसर में एक चीज पॉइंट कभी मत भूलना, कोई भी कैंसर है उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैंसर जब कोलोन में होगा,
कोलोन में होगा तो साइड में देखो, यहाँ इस फिगर को देखो, ठीक है, इस फिगर को देखो तुम, ठीक है, कैंसर जब हो रहा है इसमें तो तुम देखो यहाँ पे कैंसर ग्रोथ होगी, यहाँ पे भी एक कैंसरस ग्रोथ होगी, ठीक है, ये देखो इसमें बना हुआ है कैंसर ग्रोथ होगी। तो जब तुम बेरियम दोगे तो ये कैसा दिख रहा है, जैसे किसी ने एप्पल खाया हुआ है, दिख रहा है ऐसा, जैसे किसी ने बीच में एप्पल खाया, देखो एप्पल कोर लीजन बोलते हैं इसको। तो ये कोलोन कैंसर में तुम्हें बेरियम एक्सरे अगर कराओगे तो तुम्हें दिखेगा, ठीक है, CCT या एक्सरे कराओगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। अब देखो इसमें एक और चीज होती है, CEA जो होता है वो मोर देन 20 नैनोग्राम पर ml हो जाता है, ठीक है, तो ये एक मार्कर है जो बहुत तगड़ा है। इसमें एक ड्यूक स्टेजिंग होती है, कभी भी कैंसर कोलोन को बोले तुम्हारे नेक्स्ट वर्ड आना चाहिए ड्यूक स्टेजिंग। ड्यूक स्टेजिंग में ABCD होता है। ड्यूक क्या होता है, ABCD। ए जो होता है वो किसको इन्वॉल्व करता है, ओनली इनर लाइनिंग्स को, ठीक है। बी जो होता है वो किसको इन्वॉल्व करता है, मसल लेयर को भी इन्वॉल्व कर देता है, यानी A B में सब खत्म हो गया, इनर लाइनिंग्स मतलब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। फिर बी में क्या, मस्कुलर भी खत्म हो गई, बचा क्या फिर। सी में जो है वो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है। और डी में क्या होता है, मेटास्टेसिस करता है, यानी लीवर में जाता है, ठीक है, अलग अलग लार्ज बाउल में जाएगा, स्मॉल बाउल में जाएगा, अलग अलग जगह फैलेगा, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। ABCD ड्यूक स्टेजिंग याद रख लेना। तो यही था कोलोन कैंसर के बारे में। एक मैंने बताया था एंजियोडिस्प्लेजिया ऑफ कोलोन, जहां पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग होती है ना। और जिस दिन हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं, सपोज मैंने बोला यार इसको एंजियोडिस्प्लेजिया ऑफ कोलोन तो नहीं है, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेट अस सी, है ना, तो हमने देखा उसको कोलोनोस्कोपी डाल के देखा, तो हो सकता है उस दिन वो ब्लीड ही ना करे, है ना। जिस दिन इंस्पेक्शन थी उस दिन तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था, है ना, सब यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, सब जूते पहन के आए हैं सब, है ना, नहीं तो ऐसे तो चप्पल पहन के चले हुए सब, तो वैसा हाल है ना। तो हो सकता है कि माइट नॉट ब्लीड एट द डे ऑफ कोलोनोस्कोपी, है ना। तो मतलब एक फिक्स नहीं है कि हो सकता है तुम्हें मिले ना भी मिले, है ना। तो वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन ऑफ कोलोन है, पिन पॉइंट ब्लीड होता है, बस इतना याद रखो। तो हमारे मेजर टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं बच्चों में अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी बच्चों में अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है तो वो क्या क्या हो सकता है। एक होता है मिकल्स डायवर्टिकुलम, सुना होगा, जो अम्बिलिकस होता है ना, अम्बिलिकस से टच करके इलियम में टच करता था एक वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट, जो कि खत्म हो जाती है बाद में, लेकिन अगर वो रेमिनेंट रह जाए तो वो ऐसा एक बल्ज बना देती है जिसको बोलते हैं मिकल्स डायवर्टिकुलम। अब ये जो मिकल्स डायवर्टिकुलम है ना, ये एक ट्रू डायवर्टिकुलम है। ट्रू डायवर्टिकुलम मतलब इसमें चारों लेयर है ना, यानी म्यूकोसा भी है, सब म्यूकोसा भी है, मस्कुलरिस भी है, सिरोसा भी है, सारी लेयर्स आ रही हैं और ये एक डायवर्टिकुलम बना रही है। तो ये ट्रू डायवर्टिकुला है, मिकल्स डायवर्टिकुला इज ट्रू डायवर्टिकुला, हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये एंटी मिजेंट्रिक, देखो मिजेंट्रियम यहाँ पे है, ठीक है। मिजेंट्रिक क्या होती है, मिजेंट्रिक तो एक नई रिसर्च होती है जिसमें मिजेंट्री एक ऑर्गन माना गया है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि लिवर इज अ ऑर्गन, है ना, स्प्लीन इज अ ऑर्गन, वैसे मिजेंट्री क्या है, एक ऑर्गन बन चुकी है, ठीक है। पहले नहीं मानते थे इसमें। तो मिजेंट्री क्या होती है, ये मिजेंट्री लगी हुई है ना, उसके उल्टा साइड में मिलेगी तुम्हें हमेशा, तो वो एंटी मिजेंट्री बॉर्डर में ही मिलती है ज्यादातर ऑफ इलियम, क्लियर, ठीक है। इसमें जो स्टूल आएगा वो कैसा आएगा, मैरून कलर स्टूल आएगा, ठीक है। अब इसमें कर क्या सकते हैं हम, टेक्नीशियम 99 बहुत ही फेमस एक पर टेक्निक स्कैन है, जो कि इसको फाइंड करने के लिए। अब तुम ये वाला स्कैन देखो एक बार, मैं चाहता हूं कि तुम इसको देखो, क्योंकि ये नए हैं, जो अपना न्यूक्लियर मेडिसिन है ना, एक नई ब्रांच है, आजकल में ही हुई है, जिसमें पेट स्कैन वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में पता होना, जितना ज़्यादा पता लगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें देख रहे हो तुम, ये स्टमक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक तुम्हें दिख रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये टेक्नीशियम 99 में स्पॉट हुआ है, ये मिकल्स डायवर्टिकुलम है। तो मिकल्स डायवर्टिकुलम को ढूंढने के लिए टेक्नीशियम 99 बहुत अच्छा माना गया, ठीक है। इसमें रूल ऑफ 2 लगता है एक, ठीक है। जैसे एक फोटो मैंने तुम्हें पहले बना के बताई थी, ये देखो कि इलियम से वो 2 फीट दूर होता है, यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन है, उससे 2 फीट दूर तुम्हें मिकल्स डायवर्टिकुलम मिलता है ज्यादातर। तो रूल ऑफ 2 में पहला 2 तो ये हो गया कि वो 2 फीट दूर मिलेगा इलियोसिकल जंक्शन से। दूसरा 2 क्या होता है कि 2% पॉपुलेशन में मिलता है। तीसरा 2 क्या है, 2 इंच साइज में होता है। और चौथा 2 क्या है, 2 एक्टोपिक म्यूकोसा होते हैं इसके अंदर। स्टमक का म्यूकोसा भी मिल सकता है तुम्हें इसके अंदर, और पैनक्रियास का म्यूकोसा भी मिल सकता है तुम्हें इसके अंदर। तो ये रूल ऑफ 2 है, जो 4 चीजें गिनानी तुमने, 4 इसके चारों लेयर होती हैं, तभी इसको ट्रू डायवर्टिकुलम होता है। 4 इसमें 2 होते हैं, 2% पॉपुलेशन, 2 इन साइज, 2 फीट फार फ्रॉम, ये है ना, और 2 म्यूकोसा होती है। तो ये रूल ऑफ 2 याद रखना तुम्हें। अब आते हैं एक और चीज, इंटू सुसेप्शन। मैंने तुम्हें बताया इंटू सुसेप्शन का मतलब ये क्या थी, सीकम, इसमें इंटू होगी क्या, इलियम, तो उसको बोलते हैं इंटू सुसेप्शन। अब देखो एक मस्त पॉइंट बताता हूँ, आई फॉरगॉट टू टेल। तो जैसे ये सीकम है और ये इसमें क्या घुस गई, इलियम घुस गई ऐसे, फिर ये सीकम कंटिन्यू होगी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, अपेंडिक्स भी आएगा। तो ये पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो बल्ज कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है जहां पे गैंग्रीन बनता है। ये वाला पॉइंट है जहां पे गैंग्रीन बनता है। तो कोई तुम्हें पूछ ले कि कौन सा पॉइंट है, बताओ डॉक्टर साहब इसमें से कहां पे गैंग्रीन बनने का चांस सबसे ज्यादा है, तो ये वाला पॉइंट होता है इंटू सुसेप्शन में, ठीक है। तो ये ज्यादातर होता क्यों है, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ पेयर पैचेस। यहाँ पे पेयर पैचेस होता क्या,
ये माल्ट टिश्यू होते हैं ना, जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, गट हेल्थ, मेरी गट हेल्थ बहुत अच्छी है, गट इम्यूनिटी अच्छी है, वो इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था, वो ये माल्ट टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं, यानी पेयर पैचेज जैसी चीजें कर रही हो। तो अगर ये पेयर पैचेज अगर स्वेल हो जाए है ना, तो इसमें चांस होता है कि वो इंटूसिसेप्शन में जाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बता ही देता हूं। तो जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन, वो अगर कोई लगाता है तो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो चांस बढ़ा देता है थोड़ा इंटूसिसेप्शन का। तो अगर तुम्हें ऐसे पूछा जाए कि कौन सी वैक्सीन है जो इंटूसिसेप्शन का चांस बढ़ाती है, दैट इज रोटा वैक्सीन, ठीक है। और एक और चीज बताता हूँ कि इसमें बेरियम डालोगे, तुम ऑब्वियसली सोचो कि यहाँ पे बेरियम डालोगे तो एक ऐसा साइन आएगा, यहाँ पे बेरियम डालोगे तो एक ऐसा साइन आएगा ना कि इंटूसिसेप्शन है, ऐसे तो ऐसा, इसको बोलते हैं क्लॉ साइन, ठीक है। और तुम इसको उसमें देखोगे तो तुम क्या दिखेगा, अगर इसको ऐसे देखो दूसरी एंगल से तो क्या दिखेगा तुम्हें कि इलियम है ऐसी, है ना, और बाहर क्या कवर किया हुआ, सीकम, इलियम घुसी हुई है ना, और सीकम। अल्ट्रासाउंड में जब देखोगे तो वो तुम्हें टारगेट साइन जैसा दिखेगा, होता है ना, टारगेट ऐसे तो होता है, टारगेट एक के अंदर एक, तो टारगेट साइन मिलता है इसमें अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। बच्चा जो देखो ये स्टूल दिख रहा है तुम्हें कैसा, जेली जैसा है, ठीक है, इतना शाइनी जैसा, जेली जैसा, तो इसको बोलते हैं रेड करंट जेली स्टूल्स, ये इंटूसिसेप्शन में मिलता है, ठीक है। तो हमने बच्चों की कंडीशन दो बात की जहां पे ब्लड इन स्टूल्स आ सकते हैं। ऐसे तो इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, इन्फेक्शन तो यार बहुत सारे हो सकते हैं मतलब, है ना, लेकिन दो कंडीशन जो मतलब ऐसे मान जाती है कि बच्चों में मिलती है ना, वो क्या क्या है, एक तो इंटूसिसेप्शन होगी, एक हमने मिकस डायवर्टिकुलम पढ़ी, एक है नियोनेट। नियोनेट में मैं ऐसा बोलूँ कि प्री मेच्योर जो नियोनेट होता है उसमें एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो वो देखते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में क्या होता है, तुम नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसे क्या होता है, जो समझो, जो जैसे ये है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है ना, इसमें वेसल्स प्रोवाइड कर रही होती है इसको सप्लाई, है ना। सपोज क्या हो कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे न्यूनेट जो पैदा होते हैं उनमें प्रॉपर अगर आरडीएस हो रखा है, होता है ना, आरडीएस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है ना, जिसको हाइली मेम्ब्रेन डिजीज भी बोलते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई अच्छी नहीं हो पाती, तो क्या होता है, गैंग्रीन में चले जाते हैं। तो तब इसको नेक्रोटाइजिंग बोला जाता है कि वो नेक्रोसिस जैसा बन रहा है ना, एंटेरोकोलाइटिस। तो गैंग्रीन में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गैंग्रीन जब भी होगा तो भाई इंटेस्टाइन का गैंग्रीन जब भी होगा वो कौन सा होता है, वेट गैंग्रीन होता है, ठीक है। पैर का जो होता है वो क्या ज्यादातर क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन होता है, इंटेस्टाइन में वेट गैंग्रीन होता है। तो गैंग्रीन होगा, वेट गैंग्रीन होगा, उसमें गैसेस बनेंगी, ठीक है। तो वो गैस कई बार क्या होता है, इसमें वॉल्स में देखो, एयर इनसाइड इंटेस्टाइनल वॉल्स, वो गैस क्यों आई, समझे भाई, ये कॉन्सेप्ट यूनिक है, समझे, ये कॉन्सेप्ट से जब सीखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो मैंने क्या बताया तुम्हें भाई, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कैसे होती है, जब कोई बच्चा जो प्री टर्म हो, ज्यादातर प्री टर्म में मिलता है ना, वो ज्यादातर कैसे प्रेजेंट कर रहा है कि उसको आरडीएस था पहले, या सांस लेने में कोई दिक्कत थी, ऑक्सीजन पहुंची नहीं, उसकी जो जीआईटी जो कोलोन वगैरह थी, जो है ना इलियम थी, उसमें सप्लाई नहीं पहुंची, नेक्रोसिस होगी। कौन सी नेक्रोसिस होती है, वेट गैंग्रीन बनता है। वेट गैंग्रीन होता है तो उसमें जरूर गैस जरूर बनती है, गैस बनेगी तो वो एयर इनसाइड इंटेस्टाइनल वॉल्स बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड देखो एक बार, न्यूमेटोसिस, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेटोसिस, ये पढ़ो न्यूमेटोसिस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, फैंसी वर्ड बनाया भाई, और कुछ नहीं है, इसको बस ऐसे कि तुम्हें किसी को सुनाना है कि न्यूमेटोसिस हो गया, है कुछ नहीं, वो एयर इनसाइड इंटेस्टाइनल वॉल्स, याद रखना, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, जैसे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे ये वॉल है, इसके अंदर हवा भरी है, यहाँ पे हवा भरी है, ठीक है। ग्रेडिंग एक बार जल्दी से समझते हैं क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो याद रहेगा तुम्हें, है ना। तो सबसे पहले जो ग्रेड 1 है उसमें इलियस होगा, यानी वो अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही, वो है ना इलियस में जा चुकी है ना। एपनिया, ब्रेडिकार्डिया और टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी तो रहेगी क्लिनिकल फीचर्स में, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया एपनिया ही मेन चीज है जो इसको ट्रिगर कर रही है, आरडीएस जैसे पेशेंट्स ही इसमें आते हैं। ब्रेडिकार्डिया होगा और टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी होगी, ये तुम देखोगे ऑलमोस्ट हर जगह ही मिलेगी तुम्हें, ठीक है। लेकिन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में इलियस होगा पहले, है ना, फिर क्या होगा, न्यूमेटोसिस हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, वो एसाइटिस और फ्री एयर, है ना, और खतरनाक चीजें होने लगी। और स्टेज 3 में क्या हो सकता है, वो बॉवल परफोरेट कर जाएगी, परफोरेट करेगी तो हवा, मैंने बताया जीआईटी में थोड़ी हवा भी होती है, ये कौन सा हमेशा याद रखना, जीआईटी में हवा होती है भाई, है ना। तो वो क्या करेगी, वो न्यूमो पेरिटोनियम करती है, यानी पेरिटोनियम के अंदर हवा घुस जाएगी। तो हम बोलते हैं ना डोम ऑफ डायफ्राम में एयर अंडर डायफ्राम, तो वो क्या है, वो परफोरेटेड बॉल का ही तो एक साइन है ना, जिसको बोलते हैं न्यूमो पेरिटोनियम, एयर अंडर डायफ्राम। तो लास्ट में परफोरेशन चले, तो ये कुछ था नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के बारे में। ज्यादातर किस में मिलता है, काउ फीडिंग जो मिल्क होते हैं ना, जैसे किसी कोई बच्चा था, है ना, उसकी मम्मी को कुछ हो गया जिसकी वजह से डेथ होगी, है ना, तो वो काउ मिल्क में सर्वाइव कर रहा है ना, तो उनमें ज्यादातर ये देखा गया। तो कंक्लूड करते हैं इसको, अगर अपर जीआई ब्लीड है तो क्या होगा, हिमैटमेसिस, खून की उल्टी होगी, ठीक है। और क्या होगा, मिलेना होगा, नीचे से क्या होगा, मिलेना होगा, ब्लैक स्टूल्स, ठीक है। लोअर जीआई ब्लीड है तो क्या होगा, हिमेटोकीजिया होगा, ठीक है। अब सिम्टम्स या साइंस क्या क्या मिलेंगे, एक तो एनीमिया मिलेगा, क्यों, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन नीचे जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो आयरन स्टोर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन जब नीचे है, आरबीसी कम है, आयरन भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड वॉल्यूम है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, वो भी ड्रॉप करेगा,
टेकिकार्डिया में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर बोलूँ तो ब्लड प्रेशर वो नीचे जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। ठीक है, जब भी ब्लीड कोई ज्यादा ही कर जाए, एक चीज मैं मस्त चीज बताता हूँ कि सपोज कोई कोई जीआई ब्लीड का पेशेंट आया तुम्हारे पास, है ना, और वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तो कई बार क्या होता है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं 10 यूनिट्स ब्लड, एक यूनिट में 300 ml होता है लगभग, है ना, तुम उसको 10 यूनिट्स ब्लड दोगे एक दिन में 24 घंटे में। ठीक है, एक दिन में तुम उसको 10 यूनिट्स देना पड़ेगा, इतना ब्लीड भी कर जाता है कोई, है ना, तो उसको क्या होता है मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। तो कई बार ये भी एक्टिवेट करना, क्यों, क्योंकि वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में गया। जब भी कोई हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाएगा तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ऑब्वियसली 4 ग्रेड होते हैं, है ना, तो ग्रेड 4 जैसा कोई दिख रहा है तुम्हें, तो तुम्हें ग्रेड 3 और 4 में ट्रांसफ्यूजन करना ही करना पड़ता है, इतना याद रख लो। ठीक है, तो ये साइंस थे। अब लेट्स समराइज एंडिंग ऑफ द लेक्चर, लेट्स समराइज कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा जीआई ब्लीड अगर किसी को है तो एक हो सकता है अपर जीआई ब्लीड, एक हो सकता है लोअर जीआई ब्लीड। ठीक है, अपर जीआई ब्लीड में क्या होता है, हिमेटोमेसिस, ठीक है, उल्टी होगी और मेलेना होगा। लोअर जीआई ब्लीड में क्या होगा, हिमेटोकीजिया होगा। ठीक है, अपर जीआई ब्लीड है तो सस्पेक्ट क्या क्या कर सकते हैं हम, ये चीजें, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इसोफेजियल मेलियरी विस्टियर, ठीक है, पेप्टिक, सबसे पहले तो पेप्टिक अल्सर ऑब्वियसली, है ना, वो सबसे कॉमन कॉज है। ठीक है, और लोअर जीआई ब्लीड है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, डायबिटिकुलोसिस, है ना, फिर आना चाहिए यार हाँ अल्सरेटिव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है ना, हेमोरॉइड हो सकता है, फिशर्स हो सकते हैं, बच्चा है तो इंटुसिसेप्शन हो सकता है, मिकस डायबिटिक, कोई नियोनेट है देन इट कैन बी जो एंटेरो वो पढ़ा ना हमने नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, और अगर वो बंदा अनस्टेबल है, अपर जीआई ब्लीड तो है या लोअर जीआई जो भी है, पर वो अनस्टेबल है, इतना ब्लीड कर रहा है कि अनस्टेबल है भाई, उसका बीपी क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है उसका ज्यादा ही, है ना, और बीपी ज्यादा ही नीचे चला गया, है ना, जिसको हम ऐसा मानते हैं कि सिस्टोलिक 90 से कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ्यूजन या फिर हम उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट देंगे। तो जब हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है तो ट्रांसफ्यूजन देंगे, अगर स्टेबल है तब क्या करना है। ठीक है, अपर जीआई ब्लीड है और स्टेबल है, जस्ट इमेजिन, मैंने बोला इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपर जीआई ब्लीड कर रहा है कोई, उल्टी मार रहा है ना, खून की, तुम क्या करोगे, सबसे पहला काम, अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, यू विल डू एन एंडोस्कोपी। मुंह में डाला तुमने, है ना, तार डाली और तुमने देख लिया कहाँ पे ब्लीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है वो देख लिया, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो एंडोस्कोपी की तुमने और तुमने देख लिया कि कहाँ पे ब्लीड है। ठीक है, समझ गए। वही लोअर जीआई ब्लीड है, ठीक है, तो तुमने क्या नीचे से एनस से तुमने एक कोलोनोस्कोपी डाली, क्या डाली, कोलोनोस्कोपी, और तुमने देख लिया कि कहाँ पे ब्लीड है, कोलोनोस्कोपी। अब देखो सपोज उसका ब्लीड कोई यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे है, समझ रहे हो, मतलब ना उसमें कोलोनोस्कोपी जा रही है, हो सकता है यार, हो सकता है कुछ भी हो, मतलब एंडोस्कोपी तो ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगी, ड्यूडनम तक जाएगी, ठीक है, जजनम तक चली जाएगी, है ना, कोलोनोस्कोपी कहाँ तक चलेगी, पर ऐसा कुछ जंक्शन रहेगा जहाँ पे हम देख नहीं पाएंगे। तो एक नई वो आई थी, मैं देख रहा था जिसके बारे में, तो उसमें कैप्सूल वो होता है जिसमें कैमरा होता है, उसका खाते हैं, वो कैप्सूल जो होता है वो पूरा रिकॉर्ड कर करके फिर सुबह उसको कलेक्ट करते हैं, उसको वीडियो फिर देखते हैं कि कहाँ पे ब्लीड करा, तो वो भी एक तरीका है। ठीक है, आज जब ये तो कॉमन चीजें होगी, फिर हम अगर ये काम नहीं करें तो हम सीटी एंजियोग्राफी कराएंगे, वो सबसे तगड़ी होती है ना, तो हम क्या कराएंगे, देखो पहले तो ये समझते हैं कि एंडोस्कोपी अगर तुम्हें दिख गया हाँ इसको पेप्टिक अल्सर है, यहाँ पे क्या है, इसको पेप्टिक अल्सर, तो तुम वहीं पे उसको जला दो, है ना, अगर तुम्हें दिखा वेरेसिस है तुम उसको वहीं पे, मैंने बताया वहीं पे उसको गांठ बांध दो, वेरेसिस है तो अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ इसमें स्क्लेरोथेरेपी देख के हम उसको फाइब्रोसिस कर सकते हैं तो स्क्लेरोथेरेपी कर दो, तो कॉटरी कर सकते हो, बैंड लाइगेचर कर सकते हो, एपिनेफ्रिन इंजेक्ट कर सकते हो, स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हो, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, अगर जैसे मैंने बताया अब सपोज ब्लीडिंग इधर है, कोई ऐसी प्लेस में जो हम देख नहीं पा रहे या हमें मिल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा, है ना, तो एक ऑब्स्क्योर ब्लीड जिसको बोलेंगे हम, है ना, कि हमें पता ही नहीं लग रहा ऑब्स्क्योर ब्लीड है, तो हम क्या करेंगे, सीटी एंजियोग्राम करवा लो। ठीक है, डाई डालो, तो ठीक है एंजियोग्राफी करो, डाई डालो और देखो कहाँ पे ब्लीड कर रहा है, ब्लीडर्स कहाँ पे हैं, या सीटी करा लो कि कहाँ पे वो है। ठीक है, फिर मैंने बताया कैप्सूल, है ना, वो कैप्सूल खिलाई और हमने विजुअलाइज रिकॉर्डिंग देख ली बाद में। एक न्यूक्लियर मेडिसिन का एक नया स्कैन जो है आरबीसी न्यूक्लियर स्कैन, याद रखना, जिसको जीआई ब्लीड स्कैन भी बोलते हैं, इतना फेमस हो रहा है कि इसका नाम ही ये रख दिया जीआई ब्लीड स्कैन। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काला सा धब्बा बन रहा है, यानी यहाँ पे आरबीसी इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका वो आरबीसी पहचान रहा है ना, वो न्यूक्लियर स्कैन क्या कर रहा है, आरबीसी पहचान रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लीड हो रहा है। तुमने बाहर से ही देख लिया, कोई डाई नहीं डाली, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बाहर से एक पेट स्कैन किया, है ना, और उसमें तुमने ये देख लिया, कितना बढ़िया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर आरबीसी न्यूक्लियर स्कैन। तो ये था हमारा टॉपिक जिसको हमने एक्सटेंसिवली देखा, हर तरीके से देखा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारे दिमाग में डिफरेंशियल बन सकते हैं अगर किसी को जीआई ब्लीड हो।